हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, हमने मध्यकालीन भारत या मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में, और आज हम पढ़ेंगे या आज से हम शुरुआत करेंगे मुगल वंश या मुगल डायनेस्टी की। ठीक है, जिसकी स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, और मुगल काल को हम भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहते हैं। क्योंकि भारत का प्रथम स्वर्ण काल हम गुप्त वंश या गुप्त काल को कहते हैं। जो धार्मिक या साहित्यिक सुधार गुप्त काल में हुए, वे ही धार्मिक सुधार या आर्थिक सुधार जो है वो मुगल वंश या मुगल काल में हो। इसलिए हम मुगल वंश को या मुगल काल को भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर 1526 से 1530। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, जिसका शासनकाल रहेगा 1526 से 1530 ईस्वी। ठीक है, दोस्तों बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर का वंशज हुआ करता था, जो तैमूर का 5वां वंशज था। तैमूर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तैमूर के बारे में, जो तैमूर लंग के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार बेगम था। बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार बेगम था, जो चंगेज खां की वंशज थी। जो चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है, कौन सी वंशज थी? 14वीं वंशज। ठीक है दोस्तों, बाबर के पिता का नाम और बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार बेगम था, जो चंगेज खां की वंशज थी। और चंगेज खां कहाँ शासन करता था? मंगोलिया में। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर का 5वां वंशज था, और माता का नाम कुतलुक निगार बेगम, जो चंगेज खां की वंशज थी। चंगेज खां कहाँ शासन करता था? मंगोलिया। और इसी मंगोलिया से इस वंश का नाम मुगल वंश पड़ा। माता के चंगेज खां के वंशज होने के कारण, क्योंकि चंगेज खां मंगोलिया था, और इसी मंगोलिया शब्द से इस वंश का नाम मुगल वंश पड़ा, क्योंकि पिता इसके उमर शेख मिर्जा तैमूर का 5वां वंशज थे, और इसी कारण इसे हम तैमूरी वंशज भी या तैमूर वंश भी कहते हैं। तो मुगल वंश को हम और किस नाम से जानते हैं? तैमूर वंश के नाम से। ठीक है, दोस्तों जब बाबर की उम्र कुल 11 साल थी, तब इसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। आपसे पूछेंगे कि सबसे कम उम्र में शासक बनने वाला कौन था? तो बाबर था। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र में शासक, सबसे कम उम्र में बादशाह बनने वाला कौन था? तो अकबर था। लेकिन सबसे कम उम्र में
शासक बनने वाला कौन था? बाबर। दोस्तों जब इसके पिता की मृत्यु हुई तब इसकी उम्र 11 वर्ष या 11 साल थी। 1494 ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बना। चौदह सौ चौरानवे ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बना। ठीक है। जो सबसे कम उम्र में, आपसे पूछेंगे कि सबसे कम उम्र में शासक कौन बना? बाबर सबसे कम उम्र में। और अगर आपसे पूछें कि सबसे कम उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला कौन था, तो अकबर। मुगल बादशाह बनने वाला कौन था? अकबर। ठीक है। सबसे कम उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला था अकबर, जो बना था कुल 13 वर्ष की उम्र में। ठीक है दोस्तों, जैसे ही बाबर 1494 ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बना, वैसे ही क्योंकि सबसे कम उम्र में बना था और जैसे ही ये बना तो चारों तरफ से इस पर आक्रमण होने लगे, विद्रोह होने लगे। इस कारण इसे फरगना छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? 1494 ईस्वी से 1502 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया समरकंद, तुर्की में। ठीक है। अपने ही जो इसके रिश्तेदार थे वहाँ पर रहा करते थे, उन वहाँ पर जाकर ही इसने अपने रिश्तेदारों को पराजित किया और 1494 से 1502 ईस्वी तक इसने समरकंद तुर्की पर शासन किया। ठीक है। इसके बाद 1502 ईस्वी में हुआ एक उजबे शासक और बाबर के बीच एक युद्ध हुआ 1502 ईस्वी में, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? सरे पुल का युद्ध। जो किस किस के बीच हुआ? बाबर और शेरवानी खान के बीच, जिसमें शेरवानी खान ने बाबर को पराजित कर दिया। ठीक है। और बाबर को समरकंद भी छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद दोस्तों 1504 ईस्वी में बाबर ने 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल और कंधार पर, इसके बाद 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल और कंधार पर अधिकार किया, जो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल और कंधार पर अधिकार किया और जब इसे यह लगा कि अब काबुल और कंधार पर मेरा अधिकार हो गया है या मैं यहाँ का स्वतंत्र शासक हो चुका हूँ, तो 1507 ईस्वी में बाबर ने उपाधि धारण की बादशाह या बादशाह की।
क्योंकि दोस्तों उपाधि है तो नाम पर जुड़ जाएगी, और यह बन गया क्या, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह। इसके नाम के पीछे जुड़ गई उपाधि इसके, और इसका नाम हो गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह। ठीक है। इसके बाद पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जब भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था कौन, इब्राहिम लोदी, उसी के शासनकाल में बाबर ने अपना प्रथम आक्रमण किया था, जो कब किया था, 1519 ईस्वी में। और कहाँ पर किया था, सिंध के एक बहरागढ़ किला था, उस पर इसने आक्रमण किया था, जो बाजौर नामक स्थान पर था। ठीक है। 1519 ईस्वी में हुआ बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण। ठीक है। कहाँ पर किया था इसने, जो सिंध के बाजौर नामक स्थान पर किया था। और बाबर ने ही बताया अपनी आत्मकथा में कि बाबर ने सबसे पहले गोला बारूद या तोपों का जो इस्तेमाल किया था वो इसी युद्ध में किया था। ठीक है। सिंध के बाजौर नामक स्थान पर, बहरागढ़ के किले पर। ठीक है। ये आक्रमण इसने बहरागढ़ के किले पर किया था, और इसी ने सबसे पहले गोला बारूद या तोपों का इस्तेमाल इसी आक्रमण में या इसी आक्रमण में किया था। ठीक है। इसके बाद 1520-21 ईस्वी में बाबर ने सिंध और कश्मीर पर 3 बार आक्रमण किए। एक तो क्या इसने 1519 ईस्वी में, ठीक है, और इसके बाद इसने 1520-21 में ईस्वी में बाबर ने सिंध और कश्मीर पर 3 आक्रमण किए। तो कुल मिलाकर कितने आक्रमण हो गए, 4 आक्रमण। ठीक है दोस्तों, उस समय जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय हमें पता था शासन कौन कर रहा था दिल्ली सल्तनत पर, इब्राहिम लोदी। ठीक है। और उस समय जो पंजाब की सूबेदारी हुआ करती थी, या जो पंजाब का सूबेदार हुआ करता था, वो हुआ करता था कौन, दौलत खान लोधी। जो पंजाब की सूबेदारी थी वो किसके पास थी, दौलत खान लोधी के। और दिल्ली की सूबेदारी किसके पास थी, आलम खान लोधी के पास। ठीक है। दिल्ली की सूबेदारी थी आलम खान लोधी के पास, और उधर आगरा में शासन कर रहा था कौन, इब्राहिम लोधी। ठीक है। दोस्तों, पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और दिल्ली का सूबेदार आलम खान लोधी, ये दोनों चाहते थे इब्राहिम लोधी को आगरा का शासन, ये दोनों इब्राहिम लोधी को आगरा के पद से, दिल्ली सल्तनत के पद से हटाना चाहते थे और खुद बनना चाहते थे क्या, अगला सुल्तान। ठीक है। तो
आपसे पूछेंगे कि किस व्यक्ति ने, या बताइए इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने बुलाया था? तो किसने बुलाया था? दौलत खां लोधी ने। ठीक है। और उधर दोस्तों मेवाड़ का शासक राणा सांगा, जिसका वास्तविक नाम क्या हुआ करता था? संग्राम सिंह, जो राजस्थान के मेवाड़ का शासक था। ठीक है। इसने भी सोचा, इसने भी कहा कि इसने भी बाबर को आमंत्रित किया या कहा कि आप दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कीजिए, क्योंकि इन्हें पता था कि बाबर तो केवल लूट पाट ही करेगा, यहाँ पर शासन नहीं करेगा। ठीक है। राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया किसे? बाबर को, और दौलत खान लोधी ने भी किया। तो बाबर ने सोचा कि भाई जब इतने सारे व्यक्ति आमंत्रित कर रहे हैं तो भाग्य को आजमा ले जाए या आगमन किया जाए। तो बाबर ने 1526 ईस्वी में हुआ पानीपत का युद्ध। बाबर अपनी सेना लेकर 1526 ईस्वी में कहाँ पहुंचा? पानीपत। हमें पता है पानीपत यमुना नदी के किनारे पर है। पहुंचा पानीपत में यमुना नदी के किनारे। दोस्तों आपको पता है कि पानीपत की एक तरफ तो है यमुना, ठीक है, और दूसरी तरफ इसने इसे पता था कि इब्राहिम लोधी भाई पावरफुल आदमी है। इब्राहिम लोधी को ऐसे नहीं हराया जा सकता, इसलिए 1526 ईस्वी में बाबर पानीपत पहुंचा। और पानीपत में हम जानते हैं कि पानीपत के एक तरफ है यमुना नदी और दूसरी तरफ दोस्तों इसने खाई बनवा दी। और खाई कैसे बनवाई? जो शुरुआत में तो चौड़ी थी लेकिन पीछे जाके नीड़ी हो गई है, सक्रिय हो गई। ठीक है। और इसने अपने सैनिक यहाँ पर खड़े कर दिए, तो इसके सैनिक दोनों तरफ से क्या हो गए? प्रोटेक्ट हो गए, सुरक्षित हो गए। ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछेंगे कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो नीति अपनाई थी उस नीति को किस नाम से जानते हैं? ठीक है। तो वो नीति कहलाती है, इस नीति को हम बोलते हैं क्या? तुलगमा युद्ध नीति। ठीक है। एक तरफ खाई बनवा देना और एक तरफ यमुना का होना, ये जो नीति कहलाती है ये कहलाती है तुलगमा युद्ध नीति। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके दो महान तोपची हुआ करते थे। जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। इसके दो महान तोपची हुए, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। और इन दोनों ने जो तोहफे थी उन्हें सजाने की जो विधि थी उसे हम जानते हैं उस्मानी विधि। जो कैसे सजाया करते थे? दो दो गाड़ियों के बीच एक एक तोप लगा दी जाती थी। ठीक है। इस विधि को हम बोलते थे क्या? उस्मानी विधि। आपसे मालूम करेंगे पेपर में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों को सजाने के लिए कौन सी नीति या कौन सी विधि का इस्तेमाल किया गया था? तो वो होती है उस्मानी विधि। ठीक है। दो दो गाड़ियों के बीच में ही एक तोप को लगा देना, दैट कॉल्स उस्मानी विधि। ठीक। अब दोस्तों युद्ध कब होना था? युद्ध होना था 21 अप्रैल सुबह को, लेकिन बाबर ने सोचा कि अगर सुबह का इंतजार करेंगे तो हार जाएंगे। और बाबर के खेमे से रात के 12 बजे ही तोहफे दागे जाने लगी, गोला बारूद होने लगा। ठीक है। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और
बाबर के बीच, ठीक है। और इस युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित करके उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत हुई किसकी? बाबर की। और बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा कि आप दिल्ली सल्तनत का जीता हुआ जितना भी प्रांत है या जितना भी रेवेन्यू है उसे कलेक्ट कीजिए, और हम आते हैं कहाँ से? काबुल से। काबुल से खुशी मनाकर या काबुल की जनता को संबोधित करके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इस युद्ध के बाद या इस जीत के बाद बाबर कहाँ गया? काबुल में। और इसने काबुल और कंधार में चांदी के सिक्के चलवाए। इसके द्वारा चलवाए गए काबुल में जो सिक्के इसने चलवाए थे उन्हें हम किस नाम जानते हैं? शाहरुख सिक्के को नाम से। जो इसने तैमूर के बेटे के नाम पे चलवाए थे। शाहरुख किसका नाम था? तैमूर के बेटे का नाम, ठीक है। और कंधार में इसने अपने ही नाम पर चलवाए क्या? बाबरी सिक्के। बाबरी सिक्के, ठीक। इसके अलावा इसने काबुल में प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का दिया। और इसके इस कार्य से प्रसन्न होकर काबुल की जनता ने इसे उपाधि दी किसकी? कलंदर की। इसका मतलब होता है क्या? दानी। क्योंकि उपाधि है तो जुड़ता है के नाम के साथ, और ये क्या बन गया? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इसने पानीपत की लड़ाई जीतकर या पानीपत का युद्ध जीतकर इसने पानीपत में निर्माण कराया था पानीपत में इसने निर्माण कराया था काबुली बाग का। काबुली मस्जिद का। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद इसने पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद दोस्तों, जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था तो उस समय राणा सांगा ने कहा था कि आप इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कीजिए बाबर से, हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन राणा सांगा को बाबर के आक्रमण करने से पहले ही पता चल गया था कि बाबर यहाँ पर लूटपाट नहीं करेगा बल्कि यहाँ पर शासन करेगा या यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करने आया है। और इसी कारण से राणा सांगा ने बाबर की सहायता नहीं की थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। जब ऐसा हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद जब बाबर को पता चला कि भाई ये राणा सांगा कौन है जिसने हमें सहायता करने को तो बोला था कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन उसने हमारी सहायता नहीं की युद्ध में, तो अगला ही नंबर किसका आया? राणा सांगा का। और 1527 ईस्वी में हुआ खानवा का युद्ध। किस किस के बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस युद्ध में राणा सांगा अकेला नहीं था, उसके साथ या उसकी सहायता की थी किसने? महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का ही भतीजा हुआ करता था। और एक और शासक
मेदिनी राय ने, ठीक है, जो मालवा का शासक था, ठीक है। अब भाई बाबर को जैसे जैसे बाबर ने खानवा का युद्ध किया, तो बाबर ने खानवा का युद्ध करने से पहले बाबर जानता था कि राणा सांगा बहुत ही पावरफुल आदमी है, इसने इब्राहिम लोदी को भी एक बार पराजित किया था। तो बाबर अपनी सेना के पास गया और बाबर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम स्टेबिलिटी या स्थिरता प्राप्त करें, हमें दर बदर की ठोकर ना खानी पड़े, काबुल कंधार ना भागना पड़े, तो आप इसे युद्ध नहीं बल्कि धर्म युद्ध समझिए। और धर्म युद्ध का क्या मतलब होता है? मतलब जिहाद। एग्जाम में क्वेश्चन मालूम पूछा जाता है कि बाबर ने कौन से युद्ध, किस युद्ध में, किस युद्ध से पहले जिहाद का नारा दिया था? तो कौन से युद्ध से पहले? खानवा के युद्ध से, ठीक है दोस्तों। और इस युद्ध में भी बाबर बाबर ने राणा सांगा को पराजित करके उसकी हत्या कर दी, ठीक है। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने उपाधि धारण की गाजी की। आपसे मालूम करेंगे कि बाबर ने कौन से युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के पश्चात, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके ही सेनापति मीर बाकी के द्वारा 1527-28 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। कहाँ पर? अयोध्या में। और आपसे पूछेंगे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपको पहले ही ऑप्शन में मिलेगा बाबर, लेकिन इसका निर्माण बाबर ने नहीं बल्कि बाबर के ही सेनापति मीर बाकी के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों खानवा के युद्ध के एक साल बाद ही 1528 ईस्वी में हुआ चंदेरी का युद्ध। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। मेदिनी राय कहाँ का शासक था? मालवा का। और दोस्तों इस युद्ध में भी बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी, ठीक है। और अपनी सेना से कहा कि जाके मेदिनी राय के खेमे में या हरम में आक्रमण करके जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, उन्हें उठाकर अपने साथ ले चलिए। कहाँ पर? इसने कहा कि सभी औरतों को ले चलिए। कहाँ पर? काबुल और कंधार में। और जैसे ही इसके सैनिक मेदिनी राय के हरम की तरफ बढ़े तो वहाँ पर जितनी भी स्त्रियां थी सबके द्वारा क्या कर लिया गया था? जोहर। जोहर क्या होता है? औरतों द्वारा आग में कूदकर आत्मदाह करना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने सबसे पहले जोहर देखा था? तो
कौन से युद्ध के पश्चात? चंदेरी के युद्ध के पश्चात। ठीक है। जब चंदेरी का युद्ध जीतकर भव्य समारोह हो रहा था, ठीक है, तो उसी में ही बाबर की नज़र एक सैनिक पर पड़ी। जो सभी सैनिक थे वह जो है गोश्त या मांस उठाकर जो खा रहे थे, हाथों से या कांटों से खा रहे थे, लेकिन एक सैनिक जो गोश्त या मांस अपनी तलवार से उठाकर खा रहा था, तो बाबर की नज़र पड़ी उस पर और उसने कहा, अपने बड़े बेटे हुमायूं को बुलाया और कहा कि मुझे ना जाने इस सैनिक से बहुत इनसिक्योरिटी या असुरक्षा फील हो रही है। ठीक है। और बाबर उस सैनिक के बारे में बात कर रहा था, तो वह सैनिक भी बाबर की बात सुन रहा था। तो उस सैनिक को लगा कि अब बाबर को पता चल गया है मेरे बारे में, तो वह सैनिक वहाँ से भाग गया और भागते भागते एक बात कहकर गया कि अगर भगवान ने अगर मौका मिला तो मैं हिंदुस्तान से मुग़ल वंश का नामो निशान मिटा दूंगा। और दोस्तों, वही शासक कौन हुआ आगे चलकर, किस नाम से जाना जाता है? वह शेर शाह सूरी के नाम से, जो 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके सूर्यवंश की स्थापना करेगा। ठीक है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन मालूम किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने बाबर की तरफ से कौन सा युद्ध लड़ा था? चंदेरी का युद्ध। यहाँ से क्वेश्चन मालूम किया जाता है कि शेरशाह सूरी ने बाबर की तरफ से कौन सा युद्ध लड़ा था? चंदेरी का युद्ध। ठीक है। जब इसे पता चला कि भाई अब बाबर मुझ पर नजर रखेंगे, तो इसलिए यह सेना छोड़कर चला गया और जाकर किससे मिल गया? महमूद लोधी से। और इन दोनों ने रणनीति बनाई और 1529 ईस्वी में हुआ घाघरा का युद्ध, जो हुआ बाबर और अफगान, महमूद लोधी अफगान था, महमूद लोधी के बीच में। जिसमें बाबर ने महमूद लोधी को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। ठीक है। और हत्या तो की बाबर है, लेकिन इस युद्ध में खुद बाबर भी बहुत बुरी तरह से घायल हुआ और सरवाइव नहीं कर पाया। यह 1530 ईस्वी में बुरी तरह घायल हो जाने के पश्चात बाबर की 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है। दोस्तों, बाबर ने कहा था कि मुझे अपनी पसंदीदा जगह काबुल में दफनाना, लेकिन जिस समय बाबर की मृत्यु हुई उस समय हालात ऐसे नहीं थे कि बाबर को काबुल ले जाया जाए। तो बाबर को सबसे पहले आराम बाग में दफनाया गया। इसके बाद में इसकी कब्र को निकालकर कहाँ पर दफनाया गया? काबुल में। ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि 2 बार दफनाया जाने वाला बादशाह कौन है? बाबर। ठीक है। या किसे 2 बार दफनाया गया था? बाबर को। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे हम जानते हैं तुजुक ए बाबरी
या तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से, जो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की में। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, जो कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? तुर्की में। लेकिन अकबर के शासनकाल में इसका फारसी में अनुवाद करेगा कौन? अकबर का ही एक नवरत्नों में से एक, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? अब्दुल रहीम खाना के नाम से, जो इसे या जो इसका फारसी भाषा में अनुवाद करेगा। कब? अकबर के शासनकाल में। और अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खान के बेटे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अंत होता है किसका? बाबर का। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू क्लास। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।